अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ को शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ हमें वसीम साहब ने भेजी हैं और ये जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ पे एज मैनेजर मौजूद हैं और इनकी कंपनी का काम है कि ये मुख्तलिफ ठेके पकड़ती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पकड़ती है और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को, अस्पतालों को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज़ को सेंट्रली एयर कंडीशन करने के लिए काम किया करते हैं। इसी तरह इनके इदारे को एक प्रोजेक्ट मिला और ये जो प्रोजेक्ट था 2017 में मिला था और इनको कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो 7 या 8 फैक्ट्रीज़ हैं इन तमाम की तमाम फैक्ट्रीज़ को सेंट्रली एयर कंडीशन करना है। इस सिलसिले में इनकी एक पूरी टीम है जो इनके साथ मौजूद हुआ करती है। तकरीबन 10 से 11 ये लोग हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो इनको टाइम फ्रेम दिया गया होता है उस टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग काम करें। खैर, जब इनकी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला तो ये सारे के सारे लोग खुश थे क्योंकि जब भी इनकी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता था तो इनकी जो कंपनी थी इन लोगों को कुछ ना कुछ बोनस ज़रूर दिया करती थी। अब ये जो प्रोजेक्ट था इसको टाइम के अंदर पूरा करना था और इन लोगों की कोशिश होती थी कि सुबह 8 बजे से रात के 7 बजे तक जो भी काम है उसको कंप्लीट कर लें। इसी तरह की एक शाम थी और शाम के तकरीबन 7 या 8 बजे का टाइम था। वसीम साहब को इनके बॉस की कॉल मौसूल हुई और इनके बॉस ने इनको कहा कि एक बहुत अर्जेंट काम है। वो अर्जेंट काम इसी एरिया के अंदर है, यानी कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही है। वहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल मौजूद है, वहाँ तुम्हें जाना है। वहाँ का जो एयर कंडीशन है या वहाँ का जो सेंट्रली एयर कंडीशन प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेल फंक्शनिंग हुई है, कोई ख़राबी हो गई है, तो तुम वहाँ पे अपने साथ 1 या 2 लड़कों को लेके जाओ और वहाँ जाके इस काम को कंप्लीट कर दो। और अगर ये काम तुम आज ही कंप्लीट कर दोगे तो तुम लोगों को या तुम्हारी टीम को इजाफी 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब 5,000 रुपये का सुन के ये जाहिर सी बातें खुश हो गए और इन्होंने फ़ौरन से इरादा किया कि ये वहाँ पे जाएंगे और जो भी इशू है उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये बताते हैं कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे ये इंडस्ट्री या फैक्ट्री मौजूद थी जहाँ पे हमें जाना था और काम करना था। खैर, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो शाम के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जो भी उस इदारे का या उस कंपनी का स्टाफ था वो सारे के सारे लोग जा चुके थे। गेट पे एक गार्ड मौजूद था, उसने ही हमें रिसीव किया और उसने बता दिया कि 2nd फ्लोर के ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके आपने चेक करना है और जो भी फॉल्ट है उसको दूर करना है। खैर, ये अपने एक कुलिक को लेके 2nd फ्लोर पे पहुँच गए और एक लड़के को इन्होंने नीचे ही खड़ा कर दिया। आमतौर पे इसी तरह हुआ करता था क्योंकि नीचे जो भी मौजूद था अगर आपको बिजली बंद करनी है या कोई भी काम करवाना है तो वो एक आवाज़ पे कर दिया करता था। ये बताते हैं कि जब हम 2nd फ्लोर पे पहुंचे तो वहाँ पे लाइटें जली हुई थी और वहाँ पे जाके हमें किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो सेंट्रल एयर कंडीशन प्रोजेक्ट था या जो भी इसका काम था इसकी मेल फंक्शनिंग को या इसकी ख़राबी को हमने तलाश करना शुरू किया। तलाश करते करते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर गया और हमारी समझ नहीं आ रहा था कि ये फॉल्ट जो है ये किस तरह का फॉल्ट है जो पकड़ में नहीं आ रहा। इसी दौरानिए में तकरीबन 9:30-9 बजे का टाइम था और इनके साथ जो लड़का ऊपर मौजूद था वो कहने लगा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं नीचे जाके सिगरेट वगैरह लेके आ जाता हूँ, मैं सिगरेट लाना भूल चुका हूँ। अब जब उसने इस तरह की बात कही तो इन्होंने कहा ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है जाके आ जाओ, जब तक मैं उसको अकेले चेक करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस फॉल्ट को मैं दूर कर सकूँ। ये बताते हैं कि इनका जो फोकस था वो मुकम्मल तौर पे जहाँ पे तार वगैरह लगे हुए थे या जहाँ पे पाइप लगे हुए थे उस तरफ था
इसी दौरानिए में इनको ऐसा लगा कि जो वॉशरूम का एरिया है या जहाँ पे वॉशरूम मौजूद है वहाँ पे कोई मूवमेंट की आवाज़ आ रही है। पहले तो इन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो इन्होंने आगे पीछे ख़ास तौर पे उस एरिया में देखना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस तरफ नज़र डाली तो मैंने देखा कि वॉशरूम के बाहर की तरफ यानी गेट के सामने एक औरत या लड़की खड़ी हुई है और उसका जो मुंह है वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ है और उसकी जो बैक साइड है वो मुझे नज़र आ रही है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने या उस औरत ने कोई जीन्स पहनी हुई है और उसके साथ साथ कोई ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है। अब ये ड्रेसिंग देखने के बाद इनके जहन में यही आया, हो सकता है यहाँ की ही कोई स्टाफ मेंबर हो, कोई लड़की हो जो अब तक ऑफिस में मौजूद हो और ये वॉशरूम से फ्री होने के बाद वापस अपने घर की तरफ या नीचे की तरफ चली जाएगी। खैर काफ़ी देर तक ये उस लड़की को देखते रहे और काफ़ी देर तक वो लड़की ना अपनी जगह से हिली, ना वॉशरूम के अंदर गई, ना वॉशरूम से बाहर की तरफ आई। एक अजीब कशमकश थी जो इनके जहन में चल रही थी और ये बड़ा हैरान थे कि पिछले 5 से 6 मिनट से ये लड़की वॉशरूम के गेट की तरफ खड़ी हुई है और सिर्फ मुसलसल वॉशरूम के गेट की तरफ देख रही है। खैर इन्होंने उसको इग्नोर करके अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये काम कर रहे थे वैसे ही इनको ऐसा लगने लगा कि वो जो लड़की थी या वो जो भी औरत थी जो वॉशरूम के गेट के सामने खड़ी हुई थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करना शुरू किया है। जब आप किसी काम पे फोकस कर रहे होते हैं या किसी खास तरफ देख रहे होते हैं और आपके सराउंडेड कोई मूवमेंट होती है तो कॉर्नर ऑफ द आई से आपको पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई मूव कर रहा है। वैसे ही कॉर्नर ऑफ द आई से इनको अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो औरत है या वो जो भी लड़की है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। खैर ये मुसलसल काम पे फोकस करते रहे और इनका अंदाज़ा यही था कि इनके सामने से गुजरती हुई या साइड में से गुजरती हुई सीधी स्टेयर्स की तरफ जाएगी और नीचे चले जाएगी। खैर काफ़ी देर तक ये अपने काम में बिजी रहे और इस दौरानिए में वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके बिल्कुल बराबर में आके खड़ी हो गई। अब जैसे ही ये औरत ये लड़की इनके बराबर में आके खड़ी हुई तो खड़े होने के बाद एकदम से वो झुकना शुरू हुई, जैसे कि आमतौर पे लोग झुकते हैं और झुक के देखा करते हैं। जैसे ही वो लड़की झुकी या झुक के इनकी तरफ देखने लगी वैसे ही ये पलटे और उन्होंने उस लड़की को देखा। जैसे ही इनकी नज़र उस लड़की के चेहरे पे पड़ी तो ये बताते हैं एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो लड़की है उसका चेहरा बाकायदा जला हुआ या झुलसा हुआ चेहरा है और उसके चेहरे पे इस कदर खौफ या हैबत मौजूद है कि 2-4 सेकंड से ज़्यादा मैं उसके चेहरे की तरफ देख ही नहीं सका और फ़ौरन से मैं खड़ा हुआ और पीछे हट गया। जैसे ही मैं पीछे हटा तो मैं उससे कहने लगा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप कौन हैं। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी या वो जो भी लड़की थी वो पीछे हटी और ना सिर्फ पीछे हटी, पीछे हटते हटते मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते उस लड़की ने बोला और जब उसने बोला तो ऐसा लग रहा था जैसे नाक से कोई लड़की बोल रही है। उसने बोला मैं यहीं पे रहा करती हूँ, जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही उसने ये कहा तो उनको अंदाज़ा हो चुका कि ये जो औरत है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। इनके ऊपर खौफ भी तारी हो चुका था और ये शदीद खौफ में मुब्तला थे। इसी दौरानिए में इनका जो कोलीग था जो सिगरेट लेने के लिए नीचे गया था वो स्टेयर्स पे से चलता हुआ इस फ्लोर के ऊपर दाखिल हुआ। जैसे ही इनका कोलीग इनकी तरफ दाखिल हुआ या इनकी तरफ बढ़ने लगा वैसे ही इन्होंने अपने कोलीग को देखा और जब अपने कोलीग को देखने के बाद वापस उस लड़की या उस औरत की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल पजल्ड हो चुका था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब मेरा कोलीग मेरे करीब आया उसने देखा कि मेरे पसीने छूट रहे हैं। वो मुझसे पूछने लगा कि भाई क्या हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हैं। खैर मैंने उसको कहा कि कुछ नहीं, शायद मुझे वहम हुआ था। उसके बाद 10-15 मिनट तक मैं बैठा रहा और जब मेरा बीपी नॉर्मल हुआ, मेरे आसाब बहाल हुए तो मैंने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग वहाँ पे काम करते रहे और अल्लाह अल्लाह करके वो जो इशू था उसको सॉल्व किया और मसला हल किया। जब ये मसला हल हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि पहले वॉशरूम से फ्री हो जाते हैं और वॉशरूम से फ्री होने के बाद बाहर निकल जाएंगे और अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देंगे कि ये मसला हल हो चुका है। मैं वॉशरूम तो जाना चाहता था
लेकिन सच्ची बात ये थी कि मुझे डर लग रहा था। खैर मैंने मेरे साथ जो कुलीग था उसको भी कहा कि मेरे साथ वॉशरूम चलो और तुम बाहर की तरफ खड़े हो जाना, मैं वॉशरूम से फ्री होके बाहर आ जाऊँगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने वॉशरूम का गेट खोला और मैं अंदर की तरफ गया तो मेरी नज़र ऊपर कैबिनेट की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि वही औरत, वही लड़की जो भी कुछ देर पहले मुझे नज़र आई थी और देखते ही देखते गायब हो चुकी थी, वो कैबिनेट्स के ऊपर बैठी हुई है और एक अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रही है, जैसे कि वो मुझे बताना चाहती हो कि देखो मैं अभी गायब हो गई थी और अब दोबारा से यहाँ पे मौजूद हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही उस औरत को या उस लड़की को या वो जो भी मखलूक थी मैंने देखा तो फ़ौरन से मैं बाहर की तरफ भागा और मैंने अपने कुलिक को भी कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग नीचे पहुँचे और जब हम नीचे पहुँचे गार्ड से हमारी बातचीत हुई तो मैंने उसको सारा का सारा वाक़या बताया। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा कि सर आप पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं इसलिए आप डर गए हैं। आम तौर पे इस बिल्डिंग के अंदर या इस फैक्ट्री के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ से फ्री होके अपनी मैनेजमेंट के पास पहुँचा और उनको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया तो हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी एक अफसर मौजूद था और उसने एडमिट किया कि ये जो फैक्ट्री है या ये जो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अभी गए थे वहाँ पे इस तरह के वाक़यात बहुत मशहूर हैं। इसी तरह ये बताते हैं कि कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और टाइम गुजरने के साथ साथ इत्तफाक से फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 के अंदर हमें एक बंगला मिला और हमें कहा गया कि यहाँ पे फ्यूचर में एक ऑफिस बनेगा, लिहाजा ये जो बंगला है इसको आपने सेंट्रली एयर कंडीशन करना है। जब से हम इस बंगले में गए थे या वहाँ पे एंटर हुए थे तो एंटर होते ही कुछ अजीब सी वाइब्स थी जो हम लोगों को आ रही थी और हमें अंदाज़ा हो रहा था कि जो बंगला है ये नॉर्मल बंगला नहीं है। अच्छा ये जो वाइब्स थी न सिर्फ मुझे आ रही थी बल्कि मेरे साथ जितने भी कोलीग थे, इवन कि मेरा जो एक सीनियर मैनेजर था उसको भी ऐसा लग रहा था कि जब से हम इस बंगले के अंदर आए हैं हम सबको सर में दर्द महसूस हो रहा है और कुछ भारी भारी सा है जो फील हो रहा है। खैर हमारा काम ही यही था, हमें इसी तरह के प्रोजेक्ट मिला करते थे और हमारी एक तरह से आदत हो चुकी थी कि हम ऐसी जगहों पे जाते आते रहते थे। बहरहाल इन ख्यालात के साथ हम लोग अपने काम में बिजी हो गए और काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। अब जब रात के 11 बजे तो हमारे मैनेजर ने कहा, जो कि हमसे सीनियर था, कि सबके लिए खाना लेके आ जाओ और सब यहीं पे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद 12 साढ़े 12 बजे दोबारा से काम शुरू करेंगे। हमारे तमाम स्टाफ की पूरी कोशिश होती थी कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर काम को कंप्लीट कर लें। ना सिर्फ काम को कंप्लीट करें बल्कि अच्छे से अच्छा बोनस कमा सकें। खैर हम लोगों ने गैप दिया और खाना वगैरह लेने गए। खाना खाने के बाद हम सब लोग सुस्ता रहे थे, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई बाहर गया हुआ था। कि इसी दौरानिए में न जाने मुझे क्या ख्याल आया, मैंने सोचा कि मैं छत पे चला जाता हूँ और छत पे जाने के बाद जो मेरी फियांसी है या जो मेरी मंगेतर है उससे कुछ देर फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। ये बताते हैं कि जब मैं छत पे गया और मैंने अपनी मंगेतर को या अपनी फियांसी को कॉल की तो पहले तो उसने कॉल नहीं उठाई। खैर मैंने अपना मोबाइल को जेब में रखा और जेब में रखने के बाद मैंने सिगरेट निकाली और मैं उसको जलाने ही वाला था कि एकदम से जो मेरी फियांसी थी उसकी कॉल आ गई। अब जैसे ही उसकी कॉल आई तो मैं उससे कॉल में बिजी हो गया और मेरी आदत थी कि जब भी मैं उससे बात करता था तो 10-15 मिनट कम से कम बात किया करता था। खैर मैं उससे बातें करते करते छत पे टहल रहा था और आगे पीछे का जायज़ा भी ले रहा था कि इसी दौरानिए में मेरी नज़र बराबर वाले बंगले पे पड़ी और जब मैंने बराबर वाले बंगले की छत पे देखा तो मैंने देखा कि उस छत के ऊपर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और ना सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे से आगे जाके छत के बीचों बीच एक चेयर रखी हुई है। और जैसे ही मैंने उस चेयर को देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, कि शायद उस चेयर की तरफ या उस चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है और जो भी बैठा हुआ है उसका जो मुंह है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि मुझे उसकी पीठ नज़र आ रही है और वो जो शख्स है जो छत पे बैठा हुआ है या चेयर पे बैठा हुआ है वो सामने की तरफ देख रहा है। खैर मैं उससे बातें करने में बिजी था और मुसलसल इस चेयर को या छत को भी देख रहा था और हैरान हो रहा था कि अगर कोई यहाँ पे रहा करता है तो इस छत के ऊपर इतना कचरा कैसे मौजूद है, और अगर कचरा मौजूद भी है तो उसके बावजूद भी ये कैसा शख्स है कि जो कचरे के बीच में या छत के बीच में चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और इसको ना बदबू आ रही है ना इसको घिन महसूस हो रही है।
खैर मुसलसल मैं उस पर गौर कर रहा था कि इसी दौरानिए में वो जो चेयर थी एकदम से मूव होना शुरू हुई और ऐसा लगने लगा कि जो भी उसके ऊपर बैठा हुआ है वो खड़ा होना चाहता है या खड़ा हो रहा है। अब क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा अंधेरा मौजूद था तो बस अंदाज़ा हो रहा था कि कोई है जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आ रहा था कि कौन बैठा हुआ है और वो कैसा है। खैर जैसे ही वो जो शख्स था वो चेयर से उठा तो वो पलटा, और जब वो पलटा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो शख्स है ये कोई शख्स नहीं है बल्कि एक औरत है जो चेयर पे बैठी हुई थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो औरत है ये मेरी तरफ या हमारी छत की तरफ बढ़ रही है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो जो औरत थी आहिस्ता आहिस्ता करके कचरे पे पाँव रखती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका जो चेहरा था वो क्लियर होता चला जा रहा था। अब जैसे ही वो मज़ीद करीब आई तो ये देख के मेरी चीख निकल गई, मेरे औसान ख़ता हो गए या मुझ पर खौफ तारी हो गया कि वो जो औरत थी उसका जो चेहरा था वो हूबहू मेरी मंगेतर की तरह था, और दिखने में ये हूबहू मेरी मंगेतर की ही कॉपी लग रही थी। इत्तफाक से उसी दौरानिए में मैं अपनी मंगेतर से या अपनी फियांसी से बात कर रहा था, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं अपनी मंगेतर से कहने लगा कि सामने वाली छत पे कोई औरत मौजूद है और उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अभी मैं उससे ये कह ही रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी जो बराबर वाली छत पे थी, जो हूबहू मेरी मंगेतर की तरह थी, वो एकदम से मुस्कुराने लगी, और मुस्कुराते मुस्कुराते देखते ही देखते उसने हवा में लेविटेट करना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे ही उसने लेविटेट करना शुरू किया तो एकदम से मेरे हाथ से मोबाइल छूटा और मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैं मुकम्मल तौर पे पजल हो चुका था, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर जैसे जैसे वो लेविटेट करके मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा गला खुश्क हो चुका था, मेरे मुंह से चाहने के बावजूद भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। खैर जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी तो एकदम से मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि उसी ऑफिस में, उसी जगह पे या उसी ब्लॉक 10 के घर में चारों तरफ मेरे कोलीग्स मौजूद हैं, मेरा सीनियर भी मौजूद है, और वो मुझ पे पानी डाल रहा है। खैर जैसे ही मैं होश में आया तो सारे के सारे लोग परेशान थे और सब मुझसे पूछने लगे, ये भाई तुम इतनी ज़ोर से चीख क्यों रहे थे, और ऐसा क्या हुआ था कि तुम गिर के बेहोश हो चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मैंने इन लोगों को सारा का सारा वाक़या बताया। ये सारा का सारा वाक़या सुनने के बाद वो जो मेरा सीनियर मैनेजर था उसने मुझ पर दमदरूद किया, और इसके अलावा उसने मुझे कहा कि जितना जल्दी हो सकता है तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा, और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 10 से 12 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा। इस दौरानिए में मैंने डॉक्टर से भी रब्ता किया, इसके साथ साथ मैंने रूहानी इलाज भी करवाया, तब जाके मेरी तबीयत जो थी वो बेहतर हुई। लेकिन एक बहुत ही अफसोस की बात ये थी कि वो जो मेरी टीम थी या जितने भी लोग थे जिन्होंने उस बंगले को या उस ऑफिस को मुकम्मल तौर पे सेंट्रली एयर कंडीशन किया था, तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद चेक करने के बावजूद भी जब इन्होंने क्लाइंट को बुलाया और उसको चेक करवाया तो चेक करवाते हुए पता चला कि इस ऑफिस की जितनी भी वायरिंग थी जो कि कम्प्लीटली न्यू थी वो तमाम की तमाम मशीन समेत जल चुकी है। खैर वो जो क्लाइंट था या जिसकी जगह थी वो किसी भी तरह इस बात को मानने को तैयार नहीं था, और उसने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जब भी काम करें तो मुझे काम कंप्लीट करके चेक करवाएं, और चेक करने के बाद मैं आपको पेमेंट करूं। और ऐसे ही हुआ कि वो जो क्लाइंट था उसने कोई पेमेंट वगैरह नहीं की, और एक तरह से हमारी जो कंपनी थी उसको मुकम्मल तौर पे इस प्रोजेक्ट में लॉस हुआ। इसी तरह के बहुत सारे और भी किस्से हैं जो ये शेयर करना चाहते हैं। जब ये मुझसे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग भी आपके पास जो भी स्टोरीज मौजूद हैं उनको मुझे भेजें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और खुशहाल रखे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।